Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is our third session and last session. So हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे. द पॉइंट ऑफ दिस कि ये तमाम रिक्वायरमेंट जो हैं वो मुझे आर्किटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. मुझे बताना होता है कि यार ये तमाम रिक्वायरमेंट मुझे लिखनी होती हैं, ठीक है. एंड देन आर्किटेक्ट से मुताबिक क्या है कि ये मैंने जो लाइन लिखी है, रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू बी आर्किटेक्ट, क्योंकि इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही तो हम लोगों ने देखना होता है कि यार कौन कौन से जो है वो मेरे पास इस टाइम रिसोर्सेज नीडेड हैं, कौन कौन सी चीज़ों कौन से टूल्स का होना ज़रूरी है ताकि हम इन रिक्वायरमेंट्स को ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर सकें. जैसे मल्टीपल हाई एंड वेब सर्वर चाहिए, डेटाबेस जो यूज़ करनी है इस तरह की फंक्शनलिटीज़ को कवर अप करने के लिए, वो भी डिज़ायर्ड वन हम लोगों ने डिसाइड करनी होती है. किस तरह का हार्डवेयर और रैम प्रोसेसर चाहिए कि भाई आप बना तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ दो, लेकिन इन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये उस सिस्टम को चला सकें, ठीक है ना. तब भी मसला है. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो प्रोजेक्ट बनकर जाता है, उस टाइम बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो चल रहा होता है, लेकिन जब वो डिप्लॉय होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कि रीज़न क्या होती है कि उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है जो उतनी हैवी चीज़ों को चला सकें, ठीक है ना. तो ये तमाम चीज़ें पहले से डिसाइड करनी पड़ती हैं. सो इस तमाम काम को सॉफ्टवेयर टूल्स के कौन से यूज़ होंगे, तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स भी हमें बताने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिसाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है. ये मकसद है बताने का. अब इस चीज़ों के लिए अब ये टेक्निकल चीज़ें आ गई, तो डेफिनेट सी बात है आर्किटेक्ट ने अकेले नहीं ये सारा कुछ संभाल रहे होना, ठीक है. यहाँ पर ये आगे मैं वर्ड बोलूँगी कि मॉड्यूल होता क्या है, ठीक है ना. यहाँ पर मॉड्यूल जो इनके अंडर जो है वो काफ़ी मॉड्यूल लीड्स होते हैं जिनके साथ बैठ के ये अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं. ये मॉड्यूल लीड क्या है, ये एक्सपीरियंस वंस होते हैं जिन्हें जिन्हें डिज़ाइनिंग का आइडिया होता है, ठीक है ना. ये जो इन्हें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का आइडिया होता है. जितने मॉड्यूल लीड के लोग होते हैं उनके पास डिज़ाइनिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है. उनके वो आर्किटेक्ट को बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं. ये जो बंदा होता है, ठीक है, इसको असिस्ट कर रहे होते हैं. और इसको असिस्ट करने के साथ साथ नीचे अपने अंडर जो है वो पूरे प्रोजेक्ट, या एक कंपनी की बड़ी कंपनी है तो अपने अंडर चलते हुए 2 से 3 प्रोजेक्ट्स को जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है. सो मॉड्यूल लीड्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं. लेट मी क्लियर द स्क्रीन, ठीक है. उप्स, एक सेकेंड, आगे जाते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी ये टीम जो है वो जनरेट होती हैं आर्किटेक्ट की. और इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आर्किटेक्ट के मैंने कि मल्टीपल आर्किटेक्ट्स होते हैं. इन आर्किटेक्ट्स को हैंडल करने वाला भी एक चीफ आर्किटेक्ट होता है, ठीक है. और इनके अंडर जो है वो आपके पास मॉड्यूल लीड्स काम कर रहे होते हैं. करना क्या होता है इसने, चीफ आर्किटेक्ट ने, अगर ये हमारा मेजर है, इसने एनालाइज करना होता है सारी फंक्शनैलिटी पर्सपेक्टिव चीज़ों को, ठीक है. अच्छा, अब मेरी जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है. उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट अभी हम दोबारा बात करेंगे. उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो मैंने ये जो पीछे आपको सारी चीज़ें बताई है ना कि यार ये देखना होता है, फंक्शनैलिटी वाइज चीज़ों को देखना होता है. मैं दोबारा आती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक है, ये और अलॉन्ग विद द अदर वन जो मैं आगे बताऊँगी आपको, ठीक है. ये तमाम की तमाम मिलकर क्या कहलाती है, आपके सिस्टम डिज़ाइन कहला रही होती है, ठीक है. अच्छा, अब चीफ आर्किटेक्ट ने जो है वो क्या एनालाइज करना है, उसने फंक्शनैलिटी पर्सपेक्टिव चीज़ों को हैंडल करना होता है, देखना होता है, एनालाइज करना होता है. उस मिसाल के तौर पे कि क्या फंक्शनैलिटी चीज़ें कि जी फॉर एग्जांपल वेबसाइट में कितने पर्टिकुलर पेजेस जो हैं वो रिक्वायर होंगे. वेबसाइट तो बहुत छोटी चीज़ है, मिसाल दी है मैंने आपको, ठीक है. कितने पेजेस रिक्वायर होंगे, कौन सा पेज क्या काम कर रहा होगा. जैसे मिसाल के तौर पे एक पेज बहुत हल्की चीज़ है, मैं पूरा मॉड्यूल भी कह दूँ, बस जो आपको समझ आ जाए वो आप ले लें इस टाइम, ठीक है. एक मॉड्यूल जो है हैंडल कर रहा है आपका जी उसने बैंक बैलेंस जो है वो दिखाना है. दूसरा जो है वो शायद डिपॉजिट्स को हैंडल कर रहा है. तीसरा आपकी बिल पेमेंट्स दिखा रहा है. चौथी आपको प्रोफाइल को हैंडल कर रहा है. एंड पांचवी शायद जो है वो एनालिसिस दिखा रहा है. छठी, इस तरीके से सारे जो है ये सेपरेट हर पेज हर मॉड्यूल अपनी खुद की फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है. लेकिन ये आपस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटेड है. ये नहीं कि एक सिरे की बात कर रहा है तो दूसरा दूसरे सिरे को हैंडल कर रहा है, ऐसे नहीं. हर पेज एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी को हैंडल कर रहा है, लेकिन वो तमाम फंक्शनैलिटी रिलेटेड होगी. इनको मैं क्या नाम दे देती हूँ, जो मैंने कहा ना एक इसको हैंडल कर रहा है, एक इसको, इनको मैं क्या नाम दे देती हूँ, मॉड्यूल्स का. हर मॉड्यूल
एक ग्रुप ऑफ जो है ना प्रोग्रामर्स वो सेपरेट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हर मॉड्यूल पे सेपरेट वर्किंग हो रही होती है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इन सारे मॉड्यूल ने आपस में जुड़ना होता है, इंटीग्रेट होना होता है। ये हम आगे भी जाके बात करेंगे। हर मॉड्यूल अपनी खुद की फंक्शनैलिटी हैंडल कर रहा होता है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो रिलेटेड ही होती है, यानी कि ये जो है वो सुई गैस की बात कर रहा है तो ये पानी की बात कर रहा है, ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें जो है वो समहाउ लेट्स सपोज के रिलेटेड, मैंने इस तरह क्यों कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी एक होम पेज होगा जिसने इन तमाम मॉड्यूल्स की समरी को शो करवाना है, तो जाहिर है ये वाली जो पेज जो होगी उसको इन तमाम में से जो है वो डाटा रिक्वायर होगा तमाम मॉड्यूल से, ठीक है जी। सो ये चीज़ हमने कर दी। सो अब सो द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस के सम हाउ ये तमाम चीज़ें आपके जो है वो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, आगे अगर मैं चलूँ तो ये चीज़ें जब कि सिस्टम का डिज़ाइन होगा कैसे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, ठीक है। आप जब तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये अच्छा ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना, और इस मॉड्यूल का इंटरफेस ये होगा, इस मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के साथ ये ताल्लुक है, एंड हाउ दीज टू मॉड्यूल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इस मॉड्यूल ने अगर कहीं से डाटा लेना है तो वो कहाँ से इनपुट लेगा, और इस मॉड्यूल ने अगर कोई और आउटपुट देनी है तो आउटपुट किस मॉड्यूल की इनपुट बनेगी, ठीक है। तब इसको कहते हैं इंटरेक्शन। तो ये जब आपने हर मॉड्यूल के आपने जो है वो इंटरफेसेस डिफाइन कर दिए, आपने बता दिया कि वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग, इसको आप बोलते हो अपने इसी सिस्टम का हाई लेवल डिज़ाइन। क्या बोलते हो? हाई लेवल डिज़ाइन, जो ऊपर से बता रहे होते हैं कि अच्छा ये पूरे मेरे सिस्टम में मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल ये काम कर रहा होगा, इस मॉड्यूल ने इन इतने मॉड्यूल से क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, इसको आप क्या बोलते हो? हाई लेवल डिज़ाइन या HLD, ठीक है। सो देन जनरली ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आगे आप लोगों के लिए जो है वो डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है, ये देखो, ऐसा नहीं होता कि जी एक ये काम जो है वो एक ही बंदा कर रहा होता है। इवन आगे जो मॉड्यूल लीड है आता है, मॉड्यूल लीड के अंडर जो है वो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग डेवलपर्स की क्या होती हैं, टीम्स होती हैं। हो सकता है इनको वो एक टास्क प्रोवाइड करे, इनको वो एक टास्क प्रोवाइड करे, तीसरे लोगों को वो एक टास्क प्रोवाइड करे, ठीक है। सो पिछले डिस्कशन में हमने क्या कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस फेज, इतने फेज तक जो है वो तमाम हाई लेवल डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर कर लिया जाता है, और कुछ भी हवाई बातें नहीं हो रही होती, कुछ भी ख्याली प्लान नहीं हो रहा था, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, हर चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही होती है, तब ये इसके एडवांस वर्जन बनते हैं, ठीक है। अब एक मॉड्यूल की बात करें हम, सिंगल मॉड्यूल, तो हर मॉड्यूल का अपने कुछ इसके अंदर भी ना कुछ, ज़ाहिर है पूरा मॉड्यूल ने एक वर्किंग को हैंडल करना है, तो उसके अंदर अपने कुछ खास यूनिट्स ऑफ टास्क होंगे, सॉरी फंक्शंस होंगे, ठीक है। उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल वो ये काम भी कर सकता है, वो ये काम भी कर सकता है, वो ये काम भी कर सकता है, ठीक है। सो हमने हाई लेवल डिज़ाइन तो बना दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इवन एवरी मॉड्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है, जिसमें से एक यूनिट किसी एक फंक्शनैलिटी को डिस्कवर या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक यूनिट दूसरी फंक्शनैलिटी को, तीसरा यूनिट तीसरी फंक्शनैलिटी, लेकिन होंगी ये सारी फंक्शनैलिटी इसी मॉड्यूल से रिलेटेड, ठीक है। सो समहाउ आपके अब प्रोग्रामर्स की अब बारी आती है, ये जो टीम्स बैठी होती हैं उसमें भी एक प्रोग्रामर या एक टीम सारे काम नहीं कर रही होती, ठीक है। प्रोग्रामर जो है वो इस हाई लेवल डिज़ाइन को अपने पास रखते हैं, जो कि फाइनलाइज्ड हाई लेवल डिज़ाइन होता है बाय द अथॉरिटीज़, इसको अपने पास रखते हैं, और इसकी मदद से ये लोग, अब इन लोगों की आपस में मीटिंग्स होती हैं कि इन्होंने कैसे इस चीज़ को जो है वो हैंडल करना है। अब इस हाई लेवल डिज़ाइन को देखते हुए, बहुत ध्यान से मेरी ये बात सुननी है, ठीक है, they have to divide every unit in the part, और हर एक स्पेसिफिक यूनिट का, वो यूनिट क्या था जो मैंने अभी बताया, मॉड्यूल की एक फंक्शनैलिटी एक यूनिट, हर यूनिट का वो जो आपने पीएफ में नहीं किया था कि जी प्रॉब्लम अब आपके पास आई है, उस प्रॉब्लम को आप ये यूनिट कंसीडर करें, ठीक है। प्रॉब्लम आपके पास आई है, उसको उसका आपने क्या लिखा, एल्गोरिथम लिखा, और उस एल्गोरिथम जिसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई कि करना क्या है, और उस एल्गोरिथम का आपने जो है वो क्या बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, जिससे देख के पता लग रहा है कि अच्छा ये काम ऐसे 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 हो रहा है,
ठीक है। सो नाउ इन्हीं यूनिट्स की अब क्या होती है, टीम पूरे पूरे एल्गोरिथम्स डिफाइन करते हैं, फ्लो चार्ट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट क्यों कहा है, इट्स नॉट जस्ट फ्लो चार्ट, ये ध्यान से निकाल लें। फ्लो चार्ट नहीं है, प्रॉपर डायग्राम्स होती हैं जिसके अंदर आपकी क्लास डायग्राम्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी डायग्राम्स जो कि आपने अपने इसमें सब्जेक्ट में करनी है। ठीक है। सो ये जो डायग्राम होती हैं ये डिटेल्ड डिज़ाइन को भी आगे से डिफाइन कर रही होती हैं, कि जो हाई लेवल डिज़ाइन था उसका भी डिटेल डिज़ाइन बता रही होती है कि ये काम होगा कैसे, कौन सा यूनिट किस तरीके से प्रोग्राम होगा। ठीक है। बहुत ध्यान से मेरा अब ये पॉइंट सुनना है। इधर जो पीछे चीज़ें बताई थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, हाई लेवल डिज़ाइन का। अब ये जो प्रोग्रामर्स ने ईच एंड एवरीथिंग इसको ब्रेक करना है ना, डिटेल डिज़ाइन बनाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है। इसको ये वाला जो डिज़ाइन है ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लो लेवल डिज़ाइन आ जाएगा। तो समहाउ ये आगे मैंने यही बताया था लो लेवल डिज़ाइन से कि अब आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब बात ये होती है कि ये नहीं होता कि इन्होंने डिज़ाइन खुद से बना लिए, एल्गोरिथम बता दिया, फ्लो चार्ट बना लिया, लोग भी कोड करने बैठ गए, ये नहीं होता। इवन ये चीज़ें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसको आप बोलते हो ये आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स है, वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी क्या होती हैं, रिव्यू की जाती है। ठीक है। क्योंकि समहाउ यहाँ पर गलती हुई तो एक गलती एक स्टेप में ऊपर तक जाएगी, तो यहाँ पे इन लोगों का और बाद में इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। ठीक है। एवरी डॉक्यूमेंट जो है वो रिव्यू होती है। अब ये रिव्यू इन लोगों तक भी आने से पहले, ऑफ कोर्स ये मॉड्यूल को लीड कर रहे हैं तो ये तो हर जगह होते हैं, लेकिन इंटरनली भी रिव्यू होती है। लाइक एक टीम ने अगर एक यूनिट के ऊपर काम किया है तो उनका डिज़ाइन शायद दूसरे लोग रिव्यू कर रहे हो, इसको बोलते हैं इंटरनली रिव्यू होना। ठीक है। और फिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े बड़े काम आते हैं, तो हो सकता है कंपनीज बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से भी कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं जो कि कोड को डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ के लिहाज से जो है वो देख रही होती है। अभी तो कोडिंग की ही नहीं है, अभी तो सिर्फ डिज़ाइन बनाया है हमने कि कोडिंग करनी कैसे है। ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से फंक्शन होंगे, अभी तो ये डिसाइड हो रहा है। ठीक है। सो इंटरनल रिव्यू भी होता है, और कुछ बाहर से बुलाते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, वो लोग भी रिव्यू करते हैं। देन आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, फाइनलाइज्ड होती हैं। ठीक है जी। ये ये चीज़ है। तो रिव्यू आपका बेसिकली तमाम आर्टिफैक्ट्स पे होता है, खाली इस पे नहीं होता। आर्टिफैक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपका SRS आ गया, आपका जो है वो SRS यानी कि आपका सिस्टम डिज़ाइन आ गया, आपका हाई लेवल डिज़ाइन आ गया, आपका LLD लो लेवल डिज़ाइन आ गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी रिव्यू होती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपका क्या होता है, अच्छा अब रिव्यू जो है रिव्यू जाहिर सी बात है अगर वो गलती होंगी तो वो बताएंगे कि भाई ये चीज़ें इसमें ऐड कर लें, वो भी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, वो चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक फाइनलाइज रिव्यू नहीं हो जाता, ओके नहीं हो जाता। देन बारी आती है आपकी कोडिंग की। अब यहाँ पर आपने जो है वो कोडर्स का काम आता है कि दे हैव टू कोड देम। अब कोडिंग भी जो है वो जिन जिन फंक्शनैलिटी के थ्रू कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था कोडिंग के बाद टेस्टिंग का फेज आता है, और टेस्टिंग की प्रॉपर टीम्स होती हैं। वो जो टेस्टर साहिब है ना, ये लोग, इन लोगों ने कीड़े निकालने होते हैं। ठीक है। इनका काम है कि इन्होंने कोड में कीड़े निकालना है, इन्हें इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। ठीक है, कि कोड में कीड़े निकालो। ठीक है। बट सम हाउ ये कीड़े तो हमने अपनी देसी टर्म बोली है, लेकिन इन तक जाने से पहले ही ज़ाहिर है इज्जत का सवाल है। ठीक है। तो ये लोग जो कोड किया होता है ना, ये लोग आपस में ही जो है वो पहले खुद ही टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमने जो किया है वो हमारी ऊपर इन डिज़ाइन के मुताबिक वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही। फिर उसके बाद एक टीम का एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या मॉड्यूल जो है वो दूसरी टीम जो है वो जज कर रही होती है। ये जो आपस में एक दूसरे की टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, इसको बोलते हैं पीयर रिव्यू। अभी ऊपर तो गया ही नहीं, ठीक है, ऊपर नहीं गया, इसको बोलते हैं पीयर रिव्यू। इवन यहाँ पे भी आपकी हर चीज़ जो है वो कुछ आपके पास टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप देख रहे होते हो। ठीक है। तो पीयर रिव्यू में आपकी ज़्यादातर रिव्यू जो है वो ये आ जाती है कि एक प्रोग्रामर ये देखता है कि आपका कोडिंग स्टाइल ठीक है, कोड जो है वो तमाम फंक्शनैलिटी को मीट कर रहा है, कोडिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि यार कोई अनरेफरेंस चीज़ें ना हो, कोई डेड कोड ना हो, ठीक है ना, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। तो आपकी कोई कोडिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी जो है वो ये पीयर रिव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके पास ये जो हम बात करते हैं कि एक जो कोडर है उसने अपनी ये पीयर रिव्यू करना है, तो वो किस चीज़ को देखते हुए करेगा, वो कहेगा, वो इस डिज़ाइन को देखेगा। वो कहेगा यार ये जो LLD हमने बनाया था, जो अप्रूव हुआ था,
ठीक है, क्या इसी के लिहाज से प्रॉपर कोडिंग हुई भी है कि नहीं हुई भी। ये जो खुद से अपने कोड की एफिशिएंसी चेक कर रहा होगा ना कि मेरा कोड सही से रिटर्न कर रहा है, मेरे जो है वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो खुद से अपने प्रोसेस की टेस्टिंग हो रही होगी ना। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पे खुद से इस लेवल पे टेस्टिंग को क्या नाम देते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रोसेस से फैमिलियर करवाया जा रहा है कि लोग खुद से टेस्टिंग कर रहे होते हैं, अपने कोड को खुद से देख रहे होते हैं, पहले खुद से आगे भेजने से पहले। ये जो आप खुद से देख रहे होते हो ना अपनी टीम के अंदर, उसको क्या बोलते हो, यूनिट टेस्टिंग बोलते हो। ठीक है, सो ये जो LLD का कोडिंग फेज की आउटपुट है, यानी कि इसकी आउटपुट, ठीक है, क्या मैंने बोला, कोडिंग फेज की आउटपुट अकॉर्डिंग टू LLD, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक हो गया, इसके अंदर तमाम चीज़ें वैलिडेट की जाती हैं कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही कोड किया गया है या नहीं किया गया। उसके बाद बारी आती है उनकी, जिन जो सबसे बदनाम लोग हैं, ठीक है ना, पूरे सॉफ्टवेयर हाउस में सब डेवलपर्स की और टेस्टर्स की, इनकी तू मैं ही चलती रहती है। ठीक है, इनका काम है, ये दुआएं मांग रहे होते हैं कि यार भेजें तो कोई वो बग्स बुक्स ना निकले, इनका काम है कि कीड़े निकाल के वापस भेजना। ठीक है ना, तो इनका काम ही बेचारों का यही है। तो जो क्वालिटी लीड बड़ी मोहतरमा बैठी हुई है, इनके अंडर जो है वो टेस्टिंग टीम्स होती हैं। इट्स नॉट लाइक इफ सिर्फ फीमेल ही है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, डोंट यूज योर ये एनोटेशन। सो क्वालिटी, इन्होंने क्या करना है, वो जो पर्टिकुलर फर्दर अब इनके डिपार्टमेंट में कोड आ जाता है, इन्होंने उस हाई लो लेवल को भी शायद देख रहे हो, उस हाई लेवल डिज़ाइन को भी देख रहे हो, इनफैक्ट सिस्टम का ओवरऑल डिज़ाइन भी देख रहे हो। उन सब के मुताबिक उन्होंने रिव्यू करना होता है और देखना होता है कि क्या वर्किंग जो है वो उसी चीज़ के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही। कोड डेवलपर्स का काम हो गया, उन्होंने अपना कोड इधर ट्रांसफ़र कर दिया, अब टेस्टिंग टीम ने फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि भाई क्या इंडिविजुअल यूनिट्स, जो एक एक पर्टिकुलर यूनिट्स है वो सही से वर्क कर रहे हैं, क्या इंडिविजुअल मॉड्यूल सही से वर्क कर रहा है। अच्छा, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर ध्यान से सुनना। हो सकता है कि मॉड्यूल जब सेपरेटली बना है तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपका एक मॉड्यूल सेपरेट तो नहीं जाना, डिप्लॉय नहीं होना। एट दी एंड सिस्टम तो तब बनेगा जब ये सारे मॉड्यूल्स आपस में क्या होंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जब ये सारे मिल जाएंगे। सम टाइम सेपरेटली तो चीज़ वर्क कर रही होती है, लेकिन जब वो इंटीग्रेट की जाती है तब उसके अंदर 100 मसले उठते हैं। ठीक है, वर्किंग मसले। ठीक है, तब हम लोग, जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़ुबान है, चेपियाँ लगा लगा के जो है ना वो पूरा कर रहे होते हैं। उन सब को जो है वो ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या 2 नंबर काम करके बस काम कंप्लीट किया गया या फिर वाकई काम हुआ है। क्योंकि अच्छी चीज़ होगी तो क्वालिटी मीट करेगी, और क्वालिटी मीट, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर पड़ जाएगी। ठीक है, क्वालिटी मीट हुई है या नहीं हुई। पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि हमने ये जो मैंने आपको बात की कि मॉड्यूल्स जो हैं वो आपस में हमने मिला के भी टेस्टिंग करनी होती है, उसको आप बोलते हो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये याद रखना आपने। ठीक है, और ये आपकी हाई लेवल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है, तो इसका आउटपुट जो है वो आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग निकलती है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपकी हाई लेवल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, कि हाई लेवल डिज़ाइन क्या था, मॉड्यूल्स के ऊपर बेस करता था ना, तो मॉड्यूल्स आपस में मिलके क्या वही काम परफॉर्म कर रहे हैं जो नीड थी, जो फाइनलाइज चीज़ें थी। इन डिटेल्स को पढ़ लेना, ही मैंने आपके लिए लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी वो बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैं इसको सिर्फ 2-3 लाइनों में स्क्वीज़ कर देती हूँ कि सिस्टम डिज़ाइन अब फाइनली चेक होता है, ओवरऑल वैलिडेशन होती है सिस्टम डिज़ाइन की, और ये लोग हाथों से ये परफॉर्म नहीं कर रहे होते, पूरा पूरा जो है वो क्या कर रहे होते हैं, आपकी ये वैलिडेशन टूल्स के थ्रू जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई टूल्स देख रहे होते हैं कि प्रॉपर टूल्स होते हैं, बग ट्रैकर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के अभी डिप्लॉय तो नहीं हुआ, लेकिन वेबसाइट के ऊपर 500 ट्रैफिक डालकर देखते हैं कि क्या वेबसाइट हैंग तो नहीं हो गई। ठीक है, या कोई एप्लीकेशन जो है वो 500 या 600 या 1000 जितने लोग जो है वो एक्सपेक्टेड है उनका भार संभाल भी रही है या नहीं संभाली, लोड मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी इस तरीके से हैंडल होती हैं। एंड देन फाइनली आप प्रोजेक्ट जो है वो किसको असाइन कर देते हो, इस साहब को वापस असाइन कर देते हैं, और ये लोग अपने कुछ टीम को या एम्प्लॉयज़ को देते हैं, या फिर जिधर एम्प्लॉय करना होता है उधर दे देते हैं। और अब यहाँ पे ये जो लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, फाइनल एक्सेप्टेंस देने से पहले, फाइनल थम्स अप देने से पहले, इसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, अगर कोई गलती निकलती है तो वो वापस आती है और आप लोगों को जो है वो कवर अप करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है जी। तो यही आपका मेंटेनेंस लेवल है और ये चीज़ें आपका ये प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट चलता रहता है, ठीक है जी। अब दैट्स इट, यहीं तक मैंने आपको करवाना था। तो तो अब जो है वो सिर्फ द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि ये जो मैंने आपको बताया है स्टोरी, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी पेपर में पूछी जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया, नॉर्मली ये जो अगली स्लाइड पे लिखी हुई है ना चीज़ें, ये पढ़ाया जाता है, यकीन करो यही पढ़ाया जाता है। एक एक लाइन करके थ्योरी पढ़ा दी जाती है, बेटा एसडीएलसी इसको कहते हैं, क्यों एसडीएलसी है, पहला ये फेज़ है, दूसरा ये फेज़ है, तीसरा ये फेज़ है, चौथा ये फेज़ है, पांचवा ये फेज़ है, छठा ये फेज़ है। ये जो थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है ये पढ़ा दी जाती है थ्योरी, बट इसके बाद भी स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है काम, ठीक है ना। सो ये जो मैंने पीछे सारा आप लोगों के लिए तैयार किया है, ये एक स्टोरी डेवलप की है, ये इसलिए की है कि आप वर्किंग स्टोरीज देखते हुए प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लें और आपको रट्टेबाजी से काम ना होना पड़े। अब ये समझाने के बाद ये थ्योरी पढ़ना आपका काम है। यहाँ पे एक नाम दिया होगा जब आप थ्योरी पढ़ोगे कि भाई ये जो ये शक्ल बन रही है ना, ये वाली, ये वी मॉडल बन रहा है, ठीक है। मैं वी मॉडल को इन्हांस नहीं कर रही, ये मैंने सिर्फ इसके जरिए आपको एक एसडीएलसी का प्रोसेस समझाया, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई।